करते हैं स्टार्ट। हाँ भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारा सेंटेंस नंबर 43। 43 सेंटेंस है। द मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स। आपको एक नियम बताया था, कंपैरेटिव में एक बात बताई थी आपको, देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर, देन ऑल अदर। ये तीन चीजें बताई थी। ये जो एनी अदर वर्ड है ना, एनी अदर, इनके साथ तो सिंगुलर आता है, सिंगुलर, इन दोनों के साथ प्लूरल आता है। ये बात मैंने आपको जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कराया था उसमें एक बात बताई थी कि देन एनी अदर के बाद फिर वही वाली बात आती है कि भैया एग्ज़ाम जो है आपका टफ नहीं होता है, बस केवल आपको देखना क्या है, देखना ये है कि जो रूल हमने किए हैं क्या हम उसको परफेक्टली अप्लाई कर पाते हैं। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं, मैंने देखो अभी हमने लगभग ये हम पहुंच रहे हैं 43 सेंटेंस पे पहुंचे हैं हम लोग। 43 सेंटेंस, इसमें से मुश्किल से 3 सेंटेंस मान लो, 3 से 4 सेंटेंस मान लो जो थोड़ा सा आपको अलग से लगे। अदरवाइज 40 सेंटेंस भी आप ये कह सकते हैं सर ये तो रूल बेसिस पे चल रहे हैं, नाउन पे वही चल रहा है, टेंसेस वही चल रहे हैं, वर्ब्स वही चल रही हैं, रूल्स ऑफ द वर्ब्स वही हैं, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही चल रहा है सर। और ये एडजेक्टिव जो हमने किया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन वो है ये। हाँ भाई अब देखो जरा, द मशीन इज मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट 3 बार बोले जा रहे हैं इसलिए मोर लगा दिया। देन एनी अदर वर्ड आ रहा है तो एनी अदर के संग सिंगुलर, तो इक्विपमेंट आएगा। क्या आना चाहिए? इक्विपमेंट। एस वर्ड हटाएंगे तो सी में गलती है, इक्विपमेंट। ठीक, अगर मैं एनी अदर की जगह मोस्ट अदर लिख दूं, मोस्ट अदर, तो इक्विपमेंट सही है। देन की जगह, देन एनी की जगह मोस्ट लगा दूं, ऑल लगा दूं, दोनों में इक्विपमेंट चल जाएगा। तो आपको ये कभी अगले सेंटेंस में वो मोस्ट लगा देते हैं, आप सोचें इक्विपमेंट्स तो आना ही नहीं है, नहीं, आपको ऐसे समझनी है चीजें। जब ऐसे समझोगे जब ही क्लियर होगा भैया। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट है 44। 44, द टिन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया, द टिन डिपॉजिट इन दैट एरिया वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड। विल, जो टिन है जो डिपॉजिट हुआ है इस एरिया में, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इन नियर फ्यूचर होता है, इनटू नियर फ्यूचर कुछ नहीं होता, इन नियर फ्यूचर में ऐसा, इन नियर फ्यूचर ऐसा होगा। आप ऐसा सोच रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर, इन अपकमिंग सेशन, ठीक है। तो उस कंडीशन का मतलब है, तो यहाँ पर इनटू की जगह इन आ जाएगा, तो ये करेक्शन होगा, ए बी सी में करेक्शन मानी जाएगी, सी पॉइंट में करेक्शन है। 44 कंप्लीट। 45, द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन, द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट। आपको ध्यान होगा, शायद पहले भी कभी आया हुआ है, ये जो डिफरेंट वर्ड होता है इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है। और एक वर्ड और बताया था आपको, कई सारे वर्ड बताए थे, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, सुपीरियर, काफ़ी वर्ड तो ऐसे बताए थे IOR वाले। इन सब के साथ लिसन, इन सब के साथ टू आता था। ये टू, लिसन तो वर्ब है, ये सब एडजेक्टिव वर्ड हैं जो कहीं ना कहीं किसी की क्वालिटी बताते हैं, किसी को कंपेयर। वर्ब भी, हालांकि ये भी वर्ब है, प्रेफर भी वर्ब है, लिसन भी वर्ब है। तो यानी कि हमारा डिफरेंट के संग क्या आना चाहिए? फ्रॉम आना चाहिए। इसमें क्या लगा हुआ है भाई? इसमें तो टू लगा हुआ था, तो सी ऑप्शन में टू की जगह क्या लगा देंगे? फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम। 45 हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। 45 कंप्लीट। 46, 46, सपोज इफ। अब भैया ये सपोज कर लो या इफ कर लो,
सपोज और इफ दोनों एक ही बात है, तो दोनों में से एक वर्ड आएगा। सपोजिंग इफ या सपोज इफ, तो ए में ही गलती है, सपोज करो या इफ करो, ठीक। तो ये करेक्शन है, दोनों में से एक वर्ड आएगा। हाँ भाई 47 ही वंडर्ड, जो वंडर्ड वर्ड है, वंडर का मतलब आश्चर्यचकित होकर सोचना, वंडर। तो जो वंडर होता है क्वेश्चन मार्क की तरह चलता है, इसके संग कोई दैट नहीं आता। ही वंडर्ड, ऐसा कैसे हुआ, ही वंडर्ड हाउ इट हैपेंड। तो कहने का मतलब है इसके बाद कुछ क्वेश्चन वर्ड चलते हैं, दैट नहीं चलता। तो वंडर दैट नहीं आता है। वंडर के साथ इफ आ सकता है, इफ बताया था आपको, इफ और वेदर, ठीक है। कोई क्वेश्चन वर्ड्स आ सकता है। भैया आप सीरियसली रहो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये चीजें कुछ ऐसी हैं, इनको करने के बाद आपको परफेक्शन आ जाएगा, ठीक। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है। तो ये हमारा सेंटेंस 46 कंप्लीट, 47 कंप्लीट, 47 कंप्लीट है, 47 कंप्लीट। हाँ भाई 48 में द नेशन शुड बी, वहां पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, मैंने इसमें सही लिख दी है। ये ग्रेटफुल ऐसे लिखा हुआ था, जो कि ऐसे नहीं होता, ग्रेटफुल ऐसे ही होता है। ग्रेटफुल, ग्रेट तो ऐसे ही होता है, लेकिन जब फुल लग जाता है तो ग्रेटफुल की ये होता है ओब्लाइज्ड। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग थी वो गलती थी, लेकिन यहाँ पर तो स्पेलिंग सही है तो नो एरर लगा सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम में गलती थी वो ग्रेटफुल की स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो करेक्शन में जो आप देखेंगे, ऑफिशियल उसमें देखेंगे, तो ए में आंसर दे रखा है, क्योंकि स्पेलिंग ये टाइपिंग एरर है हमारी। नेक्स्ट है 49 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको एक रूल कराया था मैंने, वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। जैसे हम आज लिखते थे आई आस्क्ड हिम, तो फिर या तो इफ से बनता था, या वेदर से बनता था, या क्वेश्चन वर्ड से बनता था, ठीक। और इनके बाद तुरंत सब्जेक्ट आता था, ये नियम था। जब आस्क्ड वाले सेंटेंस, अब आपको ये थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, ये आपको रिवाइज करना है कि भाई इफ़ या वेदर से सेंटेंस वो जुड़ते थे। जैसे मैं आपसे कहूँ आई सेड टू हिम आर यू हैप्पी, जब पहला वर्ड कोमा बिगिन में हेल्पिंग वर्ब आती थी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू, और डू, डज और डिड आते थे, ठीक है। तो इफ या वेदर से। लेकिन जब ये वर्ड नहीं आते, क्वेश्चन वर्ब, वाई लगा दिया, हु लगा दिया, विच लगा दिया, हाउ लगा दिया, व्हेन लगा दिया, वेयर लगा दिया, तो ये वर्ड। लेकिन इनके साथ क्या आता था, तुरंत सब्जेक्ट आता था, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हम करते हैं, मैं आपको पूरा रिवाइज करा रहा हूं। आई सेड टू हिम, मान लीजिए मैंने लिखा वेयर आर यू गोइंग, मैं पूरा एक सेंटेंस करा रहा हूं आपको। जब प्रश्नवाचक होता था तो आई आस्क्ड हिम लिखते थे, फिर वेयर लिखते थे। वेयर प्रश्नवाचक शब्द के बाद सब्जेक्ट आता था, यू सेकंड पर्सन, इसके अनुसार ही चेंज करते थे। और इज, एम, आर का वाज, वर, ही के साथ वाज गोइंग, ये ऐसे बनता था। अब जो सेंटेंस में करेक्शन है वो यही है, आई डू नॉट नो। आपने कहा सर इसमें तो ना आस्क आ रहा, ना टेल आ रहा, उससे मतलब नहीं है। हमें जो नियम समझाना था वो यहां से नहीं आया, तो यहां से समझो कि वेयर। अब देखो वाट के बाद क्या आ रहा है, वाट के बाद इज आ रहा है, जो कि वाट प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सब्जेक्ट आना चाहिए। वाट ही, इज को इज रहने दिया, क्यों रहने दिया, क्योंकि शुरू में डू नॉट आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, तो आगे वर्ब चेंज नहीं होती। तो वाट ही इज डूइंग, यानी कि करेक्शन है बी में। आपका जो करेक्शन है वो बी में करेक्शन है। क्लियर, बहुत अच्छा सेंटेंस था, अच्छी तरीके से इसको एक बार फिर देख लेना, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिवाइज हो जाएगा आपका, इंटरोगेटिव वाला।
हाँ भाई, नेक्स्ट है 50 सेंटेंस। फॉर सो मैनी ईयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू द बेड। जहां करेक्शन है, करेक्शन सी में है, वहीं से ले रहा हूं। गो टू द बेड, गो टू द बेड, करेक्शन इसमें ही है। इसमें कुछ वर्ड बताए थे, अगर आपको आर्टिकल में ध्यान हो। कॉलेज बताया था, स्कूल बताया था, टेम्पल, ठीक, चर्च कह दें, टेम्पल कह दें, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं। बेड बताया था आपको, ठीक है। एक कोर्ट बताया था, जेल बताया था, जेल या प्रिजन। अब ये मैंने ये वर्ड लिख दिए। कॉलेज का, स्कूल का पर्पस क्या होता है? स्टूडेंट जाते हैं लर्निंग के लिए। टेम्पल का वर्शिप करने के लिए जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं। बेड सोने के लिए जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ मैं सोने जा रहा हूँ, आई गो टू बेड, जब मेरा पर्पस सोने का है तो मैं जा रहा हूँ। आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल, द टेम्पल नहीं लिख रहे। जब मेरा पर्पस प्रे करने का है, जब मेरा पर्पस गो टू स्कूल, गो टू द स्कूल नहीं सुना होगा आपने, आई गो टू स्कूल। क्लियर? अब बात है जब पर्पस सोने का है तो बेड आएगा, उससे पहले कोई दा नहीं आएगा, ना टेम्पल से पहले दा, ना स्कूल से पहले, ना जेल से पहले। लेकिन इसका डिफरेंस समझ लीजिए। मान लीजिए बेड में कोई प्रॉब्लम हो गई, रिपेयरिंग की जरूरत है, कारपेंटर आया, कारपेंटर वेंट टू द बेड, कारपेंटर वेंट टू द बेड फॉर रिपेयर। वहां पे पर्पस, जब इसका पर्पस, इन चीजों का जो मेन पर्पस है, अगर जब वो डिफरेंट हो जाता है तो उसमें हम दा लगा देते हैं। क्लियर? एक बार सेंटेंस आया, जो क्रिमिनल है उसको जेल भेजा गया, तो क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, टू जेल। उसके रिश्तेदार उससे मिलने गए, तो हिज रिलेटिव्स वेंट टू द जेल, वहां पे द जेल आ जाएगा। वहां द जेल क्यों? क्योंकि उनका पर्पस, एक जेल का पर्पस क्या होता है? किसी व्यक्ति को सुधारना, क्रिमिनल को पनिश करना। ठीक है, चलो इसको इतना ही रखते हैं।